अस्सलाम वालेकुम। असल में मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है। तो जैसे ही क्लास स्टार्ट हो जाती है फिर आपके पास आवाज़ आ जाएगी। ठीक है। तो इसलिए दरमियान में आवाज़ अभी नहीं आ रही क्योंकि मैसेज आया कि आवाज़ नहीं आ रही। तो सिर्फ 2 मिनट्स वेट कर दे ताकि रिमेनिंग अगर किसी ने ऐड होना है ताकि वो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। बस हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। ठीक है। जितने भी मेंबर्स हैं 9 हैं आई थिंक। रिमेनिंग करना ज्वाइनिंग तो मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ फिर अभी। तो ये आपके साथ शेयर भी हो जाएगी। ठीक है। तो जो यहाँ है ग्रुप मेंबर्स काइंडली थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग वन बाय वन। जी सर। जी। जी सर, माय नेम इज इकरा अकमल। आई एम डूइंग जॉब इन इंडस हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ पंजाब से। जी सर। ओके। ठीक है। ओके। और कोई? सर आई थिंक आप क्लास स्टार्ट कर लें। ओके। चल, मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। बेसिक्स अभी इसलिए मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग पे चला जाऊंगा क्योंकि स्टार्टिंग पे ही हमने करना है। ठीक है। बेसिकली क्योंकि हमने देखना ये है कि आपको कितनी चीज़ें यहाँ तक अब तक समझ आ गई हैं। ठीक है। तो मैंने उस हिसाब से आगे लेके इसको चलना है। तो इस पेज पे मैं आपके साथ अगर स्टार्ट कर देता हूँ स्क्रीन को तो थोड़ा सा मैं आपसे पहले एक दो तीन चीज़ें पूछना चाहूँगा। कोई मुझे बता देगा कि कहाँ तक आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं? एनीवन? या मैं जी डायरेक्ट क्लास सर। स्टार्ट कर दूँ? जी जी। सर मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन और डाटा कलेक्शन प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा। अच्छा, ये हो चुकी है। जी ये सर ने हमें पढ़ा दिया था। अच्छा, पढ़ाया था। ठीक है। मुझे जरा ये बता दें कि बेसिक्स अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा असाइनमेंट दे दूँ उसके हवाले से क्या कि मुझे आगे, क्योंकि जो 5th यूनिट है आपका दैट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। और फिर जो है उसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम है एक, उसको हमने बेसिकली उसकी तरफ जाना है। लेकिन क्योंकि मुझे असल में जी सर, जब सर मतलब लीव करने वाले थे तब फिफ्थ यूनिट था और तब स्टूडेंट को समझ यस, नहीं आ रही थी कि उसकी ना, तो सर ने कहा था ठीक है हम इसको रिपीट करेंगे। बिल्कुल। यूनिट नंबर 5 मुझे बताया गया था कि 4 तक इनको किया गया है और 5th पे आपने जाना है। ठीक है। तो अगर हम 4 पे चले जाते हैं तो सबसे पहले बेसिक्स पे हमने जाना है, जैसे स्टैटिस्टिक है क्या, फिर उसमें डिस्क्रिप्टिव कौन सा है, इन्फेशन कौन सा है। ठीक है। उसकी स्कोप क्या है। फर्स्ट यूनिट नोट्स मैंने आपके साथ सारी शेयर की हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसकी भी चीज़ें ये बता दूं क्योंकि हमने जब सैम्पलिंग पे जाना होगा या हमने डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है या हमने प्रोबेबिलिटीज पे जाना है या सेंट्रल थ्योरम्स पे जाना है तो पहले हमें उनकी बेसिक्स का पता हो कि मुझे मीन कैसे मालूम करना है, मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे मालूम करना है और मुझे वेरिएंस कैसे मालूम करना है। अब फ्रिक्वेंसी टेबल मुझे कैसे देखनी है। ठीक है। क्योंकि उसके बगैर ये चीज़ें नामुमकिन हो जाती है क्योंकि आपको जब तक फ्रिक्वेंसी टेबल नहीं आएगी तो आप जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन पे या आप प्रोबेबिलिटीज पे या आप सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं जा सकते क्योंकि उसमें जब हम बात करते हैं तो हम बहुत सारी सैंपल्स की बात करते हैं, बहुत सारे सैंपल मीन की बात करते हैं बेसिकली। ठीक है। क्योंकि हम पॉपुलेशन लेते हैं, उन पॉपुलेशन में एक सैंपल लेते हैं, उन सैंपल्स की मीन देते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं अभी थोड़ा सा जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिर अभी डिस्क्रिप्शन पे आ जाता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से इसलिए लेना चाह रहा हूँ
मैंने अभी कोई एक रिसर्च कर दी है, ठीक है। तो रिसर्च में मेरे पास अगर आप देखेंगे तो मैंने जेंडर्स को भी देखना होगा, फिर एज वाइज भी देखना है, फिर मैंने उनकी जो है इसके अलावा एक्सपीरियंस को भी देखना होता है कि एज एक्सपीरियंस कितना होगा किसी का। तो दीज आर डिफरेंट सैंपल्स, मीन्स के हर चीज़ के लिए डिफरेंट सैंपल्स हम लोग लेते हैं। या अगर मैंने ब्लड किसी की ब्लड ग्रुपिंग करनी है, मटेरियल स्टेटस देखना है, तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। बेसिकली इसमें हम ये कहते हैं कि हर एक चीज की दो डायरेक्शन होगी, ठीक है। दो डायरेक्शन इस तरह होगी कि आपने उसकी दो पॉइंट से देखना होगा कि अगर आप उसको प्रोबेबिलिटीज के इस चीज की आने की कितनी चांसेस है और इसकी कितनी नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने एक रिसर्च करनी है, लेकिन मेरे पास कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर मैंने रिसर्च करनी है, देखना है कि उसमें मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं ये कहूँगा कि मेरे पास, मैं यहाँ पर जाऊँगा तो सबसे ज्यादा मुझे फीमेल्स मिलेगी, ठीक है, या मुझे मेल्स ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, मेल्स मिलेंगे तो कौन से ज्यादा मिलेंगे, हो सकता है उसमें मेरे जो मेल्स हैं दे आर एज 20, वो 20 साल के, 20-22 साल के मुझे मिले। फीमेल जो है वो मुझे 16-17 साल के मिलेंगे। अब दीज आर द पॉपुलेशन, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है ये मेरा सारा पॉपुलेशन है। उसमें मैंने फिर एक एज लिमिट भी अपनी रख दी कि मैंने ये लेना है। फिर उसके अलावा मैंने उनकी जो है वो जेंडर्स के, मैंने इस जेंडर्स को लेना है, मेल लेना है, फीमेल लेना है, कितनी कितनी लेनी है। तो वो जो इसकी फिर हम मीन निकालते हैं, फिर हम उसकी बात करते हैं, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन के सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं। अच्छा, मैं जरा वीडियो इसलिए ऑन करूंगा ताकि आपको कुछ चीजें साथ साथ बतानी हो तो वो भी मैं बता देता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ बेसिक्स पे, ठीक है। जब हम स्टेटिस्टिक की बात करते हैं, बाय स्टेटिस्टिक्स की, ठीक है, तो वी आर टॉकिंग टू थिंग्स। मेनली ये याद रखिए दो चीजें हम क्यों करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक में हम बेसिकली बात करते हैं कि हमने रॉ डेटा को लेकर उसको हमने एक ऑर्गेनाइज करना होता है, ठीक है, स्पेशली फॉर द रिसर्चेस। जहां से भी मुझे अभी अपनी पॉपुलेशन में देखना है कि मेरे हॉस्पिटल्स में बेड साइड पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक हॉस्पिटल वार्ड है, पल्मोनोलॉजी वार्ड है, उस पे मैंने, मेरे पास 35-40 मरीज हैं, ठीक है। अब उसको मुझे स्टैटिस्टिक के हवाले से मुझे देखना है कि मैं इस महीने में देखूं कि इस महीने में मेरे पास सीओपीडी के कितने पेशेंट्स आ गए। तो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे नंबर्स में पता हो तो मेरे उस हिसाब से उसके लिए मुझे आगे इक्विपमेंट्स अरेंज करना या उसी चीज के हवाले से मुझे मेडिसिन का देखना, वो ऑर्गेनाइज करना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास उस महीने में अस्थमाटिक पेशेंट बहुत आए हैं तो मैं अस्थमा के हवाले से चीजों को देखूंगा। मेरे पास टीबी के पेशेंट्स आए हैं तो मैं टीबी के हवाले से चीजों को देखूंगा। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होती है हमें स्टैटिस्टिक्स का बेसिक्स पे, ये जो नर्सिंग में हमने पढ़ना होता है, ताकि हम उसी के हिसाब से अब पेशेंट की क्वालिटी केयर को भी साथ साथ इम्प्रूव करते चले जाए। तो ये आपका बेसिक्स थोड़ा सा, इसलिए मैं उस पर आना चाहा। फिर उसमें हम बात करते हैं दो, एक डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, एक इन्फ्लेशन की बात करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा डिटेल में भी स्टूडेंट्स को कि डिस्क्रिप्टिव में आप क्या पढ़ाते हो और इन्फ्लेशन में आप क्या करते हो। डिस्क्रिप्टिव में बेसिकली वी कैन समराइज द थिंग्स, बहुत सारी चीजें होती है लेकिन हम जस्ट उसको समराइज करते हैं, एक ग्राफ में शो करते हैं कि ये चीजें हो गई और इस तरह से हमने बता दिया। जस्ट लाइक मैंने बात की कि मेरे पास 50 जो पेशेंट थे, इसमें से 10 जो थे वो मेल थे और बाकी 40 जो फीमेल्स थे और उसमें सीओपीडी था, 5 को ये था। ये मैंने एक डिस्क्रिप्टिव लिख दिया, स्टैटिस्टिकल शो कर दिया। इन्फ्रेशियल में हम क्या करते हैं, वी कैन मेक अ पैरामीटर्स, एक एस्टिमेशन रखते हैं, पैरामीटर्स रखते हैं, टेक्निक्स होती है इनकी, कि मुझे यहाँ पर चीज मालूम है यहाँ नहीं है। एसम्पशंस करते हैं एक अपना, कि नहीं इस महीने मेरे पास अगर सीओपीडी के 50 पेशेंट्स आए हैं तो नेक्स्ट मंथ, क्योंकि अभी मौसम ऐसा ही है, तो मेरे पास जो है नेक्स्ट मंथ ये 70 तक आ सकते हैं, ठीक है। अब इन्फ्लुएंशियल मैंने ये बात की, तो उसके लिए मैंने एक पैरामीटर भी तो सेट करना है कि क्यों आ रहे, फैक्टर्स को भी मैंने देखना होगा। हाइपोथेसिस को भी एक तजिया, जैसे आपकी यूनिट है 6, उस पर भी बात हम करेंगे, हाइपोथेसिस नल और उस पे, ठीक है, नल पे करेंगे और पी वैल्यूज पर भी जाएंगे, तो उसमें भी हम ये चीजें बता देंगे। फिर ये आपके पास क्वेश्चंस, क्योंकि ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इससे अक्सर एमसीक्यूज बहुत ज्यादा जगहों पर आ जाते हैं। अभी मैं आपके साथ एक पेपर भी थोड़ा सा शेयर करता हूँ, उसमें भी आपने देखना होगा। फिर ये हमने बात की स्कोप ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर के, एक नर्सिंग के अंदर इस बात स्टेटिस्टिक की क्या एक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग रीड भी करें, आप लोगों ने पढ़े होंगे या आपको नोट्स में दिए हैं या पीपीटीज में, ये मुझे तो नहीं पता, सॉरी। आप लोग अगर मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे तो मैं फिर उससे फर्दर आगे ताकि डिटेल में थोड़ा सा क्विकली चला जाऊँ आज। यहाँ तक बेसिक्स डिस्क्रिप्शन समझ आ गई है बस स्टेटिस्टिक की।
कोई मुझे बता देंगे प्लीज? अच्छा, मुझे एक चीज आप लोगों से करनी होगी, क्योंकि मुझे इंटरेक्शंस का बहुत नीड होता है कि दरमियान में स्टूडेंट्स जो वो मेरे साथ इंटरेक्ट हो, वो मुझे बताए कि सर यहाँ पे हमें चीज़ समझ आ रही है, यहाँ नहीं आ रही, और आप कंटिन्यू कर दे, यहाँ मैं दोबारा बता दे। क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बोर्ड पे करूँगा, आज तो मैं बोर्ड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिमेनिंग क्योंकि वेब कैम लगेगा, और वेब कैम के थ्रू जो बोर्ड है वो आपको क्लियर नज़र आएगा कि बोर्ड पे मैं क्या चीज़ लिख रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। क्योंकि स्टैटिस्टिक जो है वो सिर्फ वर्डिंग नहीं है, बेसिकली इट्स अ प्रैक्टिस। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको समझ नहीं आएगी। तो प्लीज आप मुझसे, क्योंकि इसमें इंटरेक्टिव थोड़ा सा होना पड़ेगा। वन कैन गिव मी समथिंग, बताएगा कोई प्लीज? ये आप लोगों ने किस तरह इसको थोड़ा सा पढ़ा था पहले? कुछ आइडिया ताकि मुझे हो जाए, मैं भी उसी तरह से फिर आप लोगों को लेके चलूँ। या सिर्फ मैं पढ़ के और रिकॉर्डिंग करके भेजूँ? बस आई एम आस्किंग फ्रॉम यू पीपल प्लीज। आई थिंक मेरी आवाज आ रही है सबको? सर कट रही है आवाज आपकी। अच्छा, अभी ठीक है? अभी तो नहीं कट रही? नहीं अब नहीं कट रही, लेकिन वो जब अच्छा, आप पढ़ा रहे थे, स्टडी करवा रहे थे, तब कटिंग हुई है अच्छा काफी। ठीक है, चले। अब वो तो दोबारा मैं इस चीज़ों को आपके साथ कर दूंगा डिस्कस, लेकिन मैं बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ कि इस यूनिट को मैं रिवाइज करूँ या मैं अपनी उसी यूनिट पे चला जाऊँ सिर्फ? क्योंकि मुझे इसलिए सर थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। करवा दूँ, ठीक है। अब क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा सा ये चीज़ें आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो मैंने पहले आपकी थोड़ा सा, मैं अभी रीड भी करूंगा साथ साथ, ठीक है। बेसिकली डिफिनीशन पे हम चले जाते हैं। डिफाइन बाय स्टैटिस्टिक जब हम बात करते हैं तो क्या है? तो वो कहते हैं कि statistics refer to the numerical fact in how data are collected, organized, summarized, presented, analyzed and interpreted। ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल अभी एक वर्ड की दी कि स्टैटिस्टिकली बेसिकली हम एक न्यूमेरिकल फैक्ट को, नंबर्स को, उसको कलेक्ट करते हैं। मैंने मुख्तलिफ जगहों से, लोगों से डेटा ले लिया, चीजें पूछी कि क्यों हो रहे, ये है चीजें। अब उसको मैंने ऑर्गेनाइज भी करना है, और फिर मैंने उसको समराइज करके बताना भी होता है रिसर्च के अंदर। क्योंकि बेसिकली बायोस्टैटिस्टिक इज द पार्ट ऑफ रिसर्च इन एपिडेमियोलॉजी, ये याद रखे, क्योंकि ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको रिसर्च आ रही है लेकिन आपको बायोस्टैटिस्टिक नहीं आ रही, तो आप आधा रिसर्च नहीं लिख सकते, क्योंकि आपकी रिसर्च, आपकी कंक्लूजन इज डिपेंड ऑन योर बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है। फिर आपको प्रेजेंट करना, पीपीटी जो आप बना देते हो और उसमें डेटा प्रेजेंट करते हो, तो वो भी इसी स्टैटिस्टिक के बगैर नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि आपने डेटा को तो ले लिया, आपने ऑर्गेनाइज भी कैसे करेंगे, उसको समराइज कैसे करेंगे, और उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, एंड एनालाइज, उसमें अपने क्या चीजें देखनी है। जैसे अभी हमने याद की थी ना कि मीन मीडियन मोड को हमने देखना है। मैंने 50 लोग की देखनी है। जैसे हम बात करते हैं कि रिस्पायरेटरी 72 इज मीन, ठीक है, सब लोगों के 72 हैं, ये कैसे किसी को पता लगा कि नहीं 72 जो है वो मोस्टली जो है वो हार्ट रेट है? तो एक किसी ने एक रिसर्च की, उसने 50 लोगों को ले लिया, सबकी पल्स को चेक किया, और पल्स रेट के बाद सबको प्लस करके, प्लस करने के बाद उतने नंबर ऑफ लोगों पे उसने उसको डिवाइड किया, तो उसका जो एवरेज आया, जो मीन आया, दैट इज 72। तो उसने कहा कि नहीं, कि जितने लोग मैंने लिए उनमें से जितना मुख्तलिफ था, किसी का 80 था, किसी का 60 था, किसी का 65 था, लेकिन एवरेज जो मेरे पास आ रहे हैं दैट इज 72। तो इसने एनालाइज करके आपको एक इंटरप्रिटेट कर दिया कि नहीं ये चीज है। इसी तरह अभी क्योंकि हम एडवांस बेसिकली जा रहे होते हैं, और वी नाउअडेज वी कैन से एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। जब हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की बात करते हैं तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज बाय स्टैटिस्टिक्स। उसमें हमें स्टैटिस्टिक का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। क्योंकि हमने एविडेंस तब कलेक्ट करेंगे जब हमें उस चीज को ऑर्गेनाइज करना या डेटा कलेक्शन आ रहा हो, और उसको प्रेजेंटिंग करना, कि मैंने इस डेटा को प्रेजेंट कैसे करना, उसको आगे लोगों को समझाना कैसे है। कि अगर मैं बर्डन ऑफ डिजीज को कम करना चाह रहा हूँ, तो मुझे उस डिजीज के बारे में पता भी हो, कि उसकी डेटा मैंने कलेक्ट करना है तो किससे करना है, किस तरह से करना है, कहाँ कहाँ से करना होगा। फिर उसको मैंने लोगों को कैसे बताना है कि अगर एसीएस एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो रहा है लोगों में, तो उसकी फैक्टर्स कौन से हैं,
उस फैक्टर्स को मैं कैसे मालूम की, मुझे कैसे पता लगा, मैंने कितने लोगों से उस चीज की लिए सैम्पलिंग्स की या डेटा ले लिया या हिस्ट्री ली, और मुझे पता लगा कि ये जो है वो स्मोकिंग था, बहुत ज्यादा फैटी मटेरियल यूज कर रहे थे, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल था, तो तब जाके मैं ये चीज कह सकता हूँ कि इतने लोग जो थे वो इसकी वजह से एसीएस डेवलप कर रहे थे। ठीक है, तो ये बेसिक डिफिनेशन थी। देन वी कैन टेक, तो मैंने आपसे कहा कि एक है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव में हम जो टेक्निक यूज करते हैं डेट इज ओनली समराइज, ठीक है, और डिस्क्राइब करते हैं कि मैं एक कॉलेज के अंदर चला गया, फॉर एग्जांपल मैं रिफ्लेक्स कॉलेज में चला गया, वहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स की जो है वो बिहेवियर्स को चेक किया, मैंने उसकी एटीट्यूड्स को चेक किया, या मैंने उसकी नॉलेज को चेक किया कि वहाँ की जो सेकंड सेमेस्टर की बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो है डिप्लोमा की कितनी नॉलेज है, कैसा था, किस एज के स्टूडेंट्स थे, कितने थे। तो ये सारी चीजें अगर मैं एक रफ लिख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे गया हूँ और इस टेक्निक्स को मैंने यूज किया, और वहाँ पे मैंने कन्वेंसिव मेथड्स, क्योंकि मेरे पास कन्वेंस था, मैं इजीली अप्रोच कर सकता था, और वहां से मैंने इन लोगों का डेटा लिया और इनमें ये चीजें सामने आ गई। लेकिन इन्फ्रेंशियल में ऐसा नहीं होता। इन्फ्रेंशियल में क्या होगा, क्योंकि एजम्पशंस करते हो आप, और आप दो टेक्निक्स को यूज करते हो, एक को हम कहते हैं एस्टिमेशन और सेकंड को हम कहते हैं पैरामीटर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आप एक assumptions करते हो, आप कहते हो कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्स के स्टूडेंट है बहुत ज्यादा काबिल है। अच्छा, क्यों काबिल है? आप अपने पैरामीटर सेट किए, पैरामीटर ये सेट किए इसलिए कि वहां पर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो जो मार्क्स लेते हैं वो ए ग्रेड के साथ नर्सिंग में पास करके आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड आपने मफरूजा फेस किया कि नहीं, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, इसलिए वहाँ के स्टूडेंट बड़े जो है वो काबिल हैं। अब उस मफरूजे को, हाइपोथेसिस को जब आपने स्टैटिस्टिकली प्रूव करना होता है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, फिर जब हम हेल्थ में इसकी देखते हैं तो ये करीबन 10 पॉइंट्स है, इनको जब रीड करूंगा मैं। रिसेंटली जब हम इस ईयर में स्टैटिस्टिक की बात करते हैं तो मोस्ट स्टिमुलेटिंग एरिया अप्लाइड स्टैटिस्टिक द फील्ड इनकम्प्लीट मेथड्स एंड द थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर अप्लाइड टू द प्रॉब्लम इन द लाइफ इन हेल्थ साइंसेस। हम बेसिकली इसको मोस्टली हेल्थ साइंसेस में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल अगर हम देखते हैं तो हर एक फील्ड में रिसर्च स्टार्ट हो गई है, और रिसर्च का पार्ट जो है वो एक स्टैटिस्टिक है। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ रिसर्च, क्योंकि आपने उसको देखना तो है, स्टिमुलेंट एरियाज है, इश्यूज है, क्रिएटिंग है, लेकिन आपको उस इश्यूज को फाइंड आउट करने के लिए आपको बेसिकली डेटा कलेक्ट करना होता है और उसको प्रेजेंट भी करना होता है। तो उसके मेथोडोलॉजीज की जब हम बात करते हैं कि इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, सैम्पलिंग मेथड्स मैंने कौन से लेना है, रेंडमाइज करना है, कंट्रोल करना है, प्रोबेबिलिटीज की तरफ जाना है, कौन सा मेथड्स को यूज करना है, तो ये जब तक आप स्टैटिस्टिक नहीं आएगी तो आपको ये मेथड भी इसके समझ नहीं आएगी कि मैं से कैसे करना। फिर इसकी अपनी, इसको हम कहते हैं द लैंग्वेज ऑफ रिसर्च, क्योंकि आपने सारी चीजें की, लेकिन अगर आपको रिजल्ट्स में उसको शो नहीं कर सकते, आप पाई चार्ट आपके सामने आ गया, आपके साथ जो है बार चार्ट आ गया, हिस्टोग्राम आ गया, और आपको नहीं पता लग रहा है कि ये क्या चीज है। जिस तरह अगर सर आप स्क्रीन शो नहीं करवा रहे? स्क्रीन शेयर है बच्चे? नहीं हो रही सर। नहीं हो रही? नो सर। एक मिनट हमारा, अभी हो रहा है बच्चे? हो रही नो है सर। सर, हमें स्कूल से। हमें, मुझे क्यों नहीं हो रही फिर? अभी सर क्लियर नहीं है? हो रही शो, अब नहीं क्लियर नहीं शो हो हो रही। रही, अभी हो रहा नहीं है? हो रही। अभी है? नो सर, अब अब हो हुई है रही है। सर जी। अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अभी? जी सर। ठीक। अच्छा, जहाँ पे आप लोगों ने कोई बात करनी हो दरम्यान में मुझे जरा बता दें, क्योंकि मैं फिर उसको क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उस चीज में साथ आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक जो चीजें थी ये समझ आ गई हैं आप लोगों को, जो बेसिक्स मैंने बता दिए? फिर मुझे जरा जी सर। रिप्लाई। ओके, अब जैसे स्कोप की हम बात करते हैं, इस स्कोप में से अक्सर एक दो एमसीक्यूज आते हैं, तो इसलिए मैं जरा स्कोप पे भी जरा ध्यान इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका जो पेपर के हवाले से, क्योंकि ऑनलाइन का मोस्टली स्टूडेंट्स का ये होता है कि पेपर पास हो जाए ना, क्योंकि बाद में तो हम बाकी कुछ चीजें भी देख लेते हैं, तो पेपर के हवाले से इसलिए मैं जरा थोड़ा सा फोर्स भी करूंगा ताकि आपका फिर इश्यूज ना हो। दूसरा ये कोशिश करेंगे कि हम, क्योंकि आपका एक ही मंथ है, जनवरी के स्टार्ट में कहते हैं या मिड में एग्जाम भी सस्पेक्टेड है, तो मैंने आपकी कोऑर्डिनेटर से भी ये बात की है कि हम मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ठीक है, ये 4 दिन 3 से 5 दोपहर को क्लासेस कंटिन्यूस लेंगे, ताकि ये बोर्ड जो है वो कंप्लीट कर जाएंगे। तो वो बोर्ड पे मैं चीजें करवाऊंगा साथ साथ, और रिकॉर्डिंग भी आपके पास शेयर हो जाएगी। सर मॉर्निंग टाइम आप रखें 3 से 5
डिफिकल्ट है, क्योंकि सर Difficult है। बाकी सबका सिलेबस कवर है और इन डेज में हमारी क्लास नहीं होती। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को होती है एपिडेमियोलॉजी की और आपकी थी बायोस्टैट की, तो आप काइंडली डेज में 2 बजे से पहले रख लें, क्योंकि कॉलेज टाइमिंग भी 2 बजे तक की होती है। ठीक है, लेकिन मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी क्योंकि मॉर्निंग में कभी कभी मेरी अपनी क्लास होती है यहाँ पर कॉलेज के अंदर, तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा ना, क्योंकि मैं यहाँ सर भी 2-3 हाँ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं सर बेसिकली हमारी भी गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ। ठीक है। सर हमारी भी ड्यूटीज का तो इशू 5 होता है, बजे और तक ठीक है सर, कुछ लोग मॉर्निंग कर रहे हैं तो वो इवनिंग पे भी ले तो सकते हैं। नहीं जी, नहीं हो लेकिन सकता। रिकॉर्डिंग आपके सर साथ आ इवनिंग जाएगी, ठीक है। कोई इशू नहीं, वो देख सर लेते हैं ठीक है उसमें। इवनिंग में। ठीक है, उसमें देख लेंगे दोनों टाइम या पे। सबके ठीक है। अच्छा, अभी बेसिकली हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो इसको हमने कहा कि द लैंग्वेज ऑफ रिसर्च। अभी स्क्रीन आपके पास आ रही है? ओके। जी जी सर सर। आ रही है। ठीक है। बाय द नॉलेज स्टैटिस्टिक नर्स हेल्थ केयर वर्कर ट्रेन इन द स्किल्ड application of statistical method to the solution of problem encounter in public health in medicine। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, बहुत सारी जगहों पर हमारे पास फिर वो चीजें स्किल्स आ जाती हैं कि नहीं, ये चीजें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी देना चाह रहा था, अगर आप लोगों ने देखा होगा लिटरेचर आप पढ़ते हो ना मेडिसिन की, जो ये पैरामेडिक जो मेडिकल रिप लेकर आ जाती है, उसके ऊपर एक ग्राफ बना होता है। उस ग्राफ का बेसिकली क्या मकसद होता है? कभी किसी ने उस ग्राफ को पढ़ा है बेसिकली कि ग्राफ क्यों बना हुआ है, इसका क्या मतलब है? उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, पी वैल्यू लिखी होती है, कुछ पे लिखा होता है कि 20% इफेक्टिव इन ब्रोंकाइटिस, 30% इन यूटीआई, वो चीजें कभी पढ़ी है? नो सर। अब बेसिकली क्यों? क्योंकि हमें इस स्टैटिस्टिकली ग्राफ्स का पता नहीं लगता। वो बेसिकली आपको ये चीजें दे रही होती है कि ये मेडिसिन इतनी परसेंट इस डिजीज के अंदर इफेक्टिव है, इसकी ये पी वैल्यू का बेसिकली हम ये बात करते हैं ना, कि मैं इतनी इत्मीनान से, इतने कॉन्फिडेंट लेवल से मैं बात करता हूँ कि 95% जो मेरा ये वो होगा मेडिसिन होगा, ये इतना अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो दीज आर द थिंग्स की दीज आर द पी वैल्यू, तो वो इस ग्राफ में शो कर रहे होते हैं। तो जब हम बायोस्टैटिस्टिक्स सीख जाते हैं ना, फिर हमारे सामने कोई भी ग्राफ आ जाते हैं या कोई ऐसे लिटरेचर आ जाते हैं जिसमें ये ग्राफ बना होता है, वी कैन से ओके, इसमें रिसर्चेज हो गई और इसने अपना डेटा शो किया हुआ है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम उन चीजों को भी समझ सकें कि पब्लिक हेल्थ के अंदर मेडिसिन का रोल क्या है या दूसरी चीजों का। फिर सेकंड ये कि अगर हमारे पास कोई जर्नल्स आ जाते हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस भी भेज रहे होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें आ जाए, उसकी टेक्निक्स आ जाए कि हमने रिसर्च अगर करनी है तो हमने कैसे देखनी है। फिर हमें मुख्तलिफ डिजीजेज के हवाले से, जो मैंने अभी बात की कि कौन सी एरिया में कितनी डिजीज फैल रही है, क्यों फैल रही है, उसको कंट्रोल करना या उसकी रीजंस क्या हो सकती है, उन चीज़ों के बारे में थ्रू रिसर्चेस और स्टैटिस्टिकली हमें पता लग जाता है। ठीक है, फिर हेल्थ केयर वर्कर डिस्ट्रीब्यूट जो है मोस्टली, इनकी एक रिसेंटली मैं आप लोगों को अगर बात बता दूं, इसमें इतना एक इनकम है इस रिसर्च के अंदर, स्पेशली स्टैटिस्टिक, जिन लोगों को स्टैटिस्टिक आ रही होती है, तो जो लोग थीसिस लिखते हैं आजकल, प्रोजेक्ट्स लिखते हैं, तो अब यकीन करें कि एक वर्ड्स के वो लोग 15 या 20 रुपए लेते हैं। एक हेल्थ लिखा ना, एक हेल्थ का दिस इज 8 रुपीज या 10 to 15 रुपीज लेते हैं। तो अब मुझे बताया, अगर किसी बंदे को ये स्किल्स हो और उसके पास जो है दे कैन नो अबाउट द टेक्निक्स, के मैंने मीन कैसे निकालनी है, मीडियन कैसे निकालनी है, मुझे इस बेसिस पे कंप्यूटर पे कैसे काम करना है, मुझे अगर मैनुअल ग्राफ बनाने हैं उसमें एक्सेल में तो कैसे, तो रियली आई कैन टोल्डिंग यू कि दिस इज द बेस्ट फील्ड फॉर योर आल्सो इज अ कैरियर। एक कैरियर की तरफ बहुत बेहतरीन फील्ड है, सर्विस की तरफ आप जा सकते हैं, आप पब्लिक हेल्थ में उसके लिए जा सकते हैं, डेटा कलेक्शंस के लिए, डेटा कंसल्टेशन लोग ले लेते हैं फिर आप लोगों को, अगर जिनको बायोस्टैटिस्टिक अच्छी तरीके से आ रही है। सेकंड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ यू आर गोइंग टू अ बेस्ट स्टैटिस्टिक, तो अगर आपने पढ़ा है अपनी अच्छी तरीके से तो आप पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस भी है और स्कोप भी ये है। तो परमिट्स ये है कि मोस्ट एग्जैक्ट काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन आपके पास आ जाती हैं इजीली, कम जगह पे बहुत सारी चीजें आपको एग्जैक्टली डिफाइन कर देते हैं, टेक्निक्स होती है इनकी, जर्नल कंक्लूजन्स हमें निकाल के दे देते हैं कि बहुत सारी लंबी चौड़ी कहानी हमें नहीं पढ़नी पड़ती, हमें एक ग्राफ को देखकर और क्विकली इस चीज़ों को एक्सेप्ट करते कि ये चीज़ें हमें ये बताना चाह रहे। मुझे 50 पेजेस के बजाय अगर एक ग्राफ आप सामने रख ले और बता रहे कि ये चीज़ इस पे हुई है और ये आपकी रिसर्च, वो कलर से मुझे पता लगेगा कि इस चीज़ में कौन सी चीज़ इफेक्टिव है और कौन सी नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे वो स्टैटिस्टिक की ग्राफिकल चीज़ें समझ आ रही होती है। अब इसमें दो चीजें होती है बेसिकली, जब हम बात करते हैं लॉजिक
और साइंटिफिक रीजनिंग की, तो अब हमेशा दो चीजें देखते हैं, ठीक है। एक हम बात करते हैं इंडक्टिव, एक हम बात करते हैं डिडक्टिव, ठीक है। इंडक्टिव का मतलब ये होता है ना कि हम एक चीज को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। स्पेसिफाई ऐसे करते हैं कि जिन लोगों में ये चीज होगी सारे लोग ऐसे ही, ठीक है। इज अ प्रोसेस डेवलपिंग जनरलाइज फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। मेरी एक बंदे के साथ बहुत बैड बिहेवियर रहा, किसी कास्ट वाले के पास, या किसी एक चिल्ड्रन के साथ, एक बच्चे के साथ, या जिसके पेरेंट्स नहीं है, मतलब डाइवोर्स हुई हैं या उसकी डेथ हुई है, तो मैं क्या कहता हूँ कि नहीं, जिस बच्चे की पेरेंट्स नहीं है वो बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता, उसका बिहेवियर खराब होगा, वो बदतमीज होगा, हम ऐसे कहते हैं ना, ठीक है। या वो हॉस्पिटल्स में आएंगे, दीज आर कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग, कि मेनली एक बंदे के ऊपर या जर्नली चीजों को देखते हुए और मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि सारे लोग ऐसे ही हैं। डिडक्टिव में क्या होता है, फ्रॉम जर्नल प्रिंसिपल टू द वन कम। हर जगह पे मैंने चीजें देखी, मैंने देखा कि जिन बच्चों के साथ पेरेंट्स जो है वो हॉस्पिटल में नहीं होते वो भी एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, जो बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो भी एंजाइटी के शिकार होते हैं, जिनके ऊपर स्टडी के बर्डन होते हैं वो भी स्ट्रेस के शिकार होते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीजें ली और मैंने कहा नहीं, ये सारी चीजें होंगे तो ये सारे लोग जो है वो स्ट्रेसफुल होंगे, एंजाइटी के शिकार होंगे, ये डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, ये इंटेलिजेंट नहीं होंगे। तो दीज आर कॉल्ड योर डिडक्टिव रीजनिंग, कि आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन से लेकर और आप इज्यूम करते हो कि ये सारी चीजें होगी तो इस तरह के सारे मामलात आ जाएंगे। तो ये आपकी जस्ट वो था इंट्रो ऑफ योर फर्स्ट लेक्चर। तो एक थोड़ा सा भी मैं आप लोगों के साथ अगर एक टेस्ट शेयर कर दूं, तो कैन गिव मी द आंसर्स ऑफ दिस, जस्ट थोड़ा सा, फिर मैं बाद में जरा देख लेता हूँ। ओके, वन रीड द फर्स्ट वन। ये जो एमसीक्यू है कौन पढ़ेगा? शुमाइला नाम का कोई है? मेरे पास 4-5 नाम आ रहे हैं सामने। अच्छा, चलो गुड, 17 तक तो ज्वाइन कर दिए हैं, 17 लोग हैं, तो इसका मतलब है काफी आ गए हैं जी। कौसर शाहीन, कैन यू रीड इट दिस, कि इसका क्या मतलब है? कौसर शाहीन, अच्छा, जो भी पढ़ना चाह रहे हैं प्लीज उसको जरा कर दे, फिर इसकी आंसर्स मैं आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे वो हो जाए कि आप लोगों को वैसे कितना पता है। सर मैं पढ़ती हूँ। जी जी पढ़े। सर्वे वाज कंडक्टेड बाय सेकंड ईयर, ये वाला सर? हाँ ठीक है, ऊपर वाले वो असल में फर्स्ट है, मैं कहना चाहता एक से, अ सबसेट ऑफ ऑल मेजरमेंट, यहाँ से आप जरा पढ़े। अच्छा, मैं एक से, ठीक। इंटरेस्ट इज, इसकी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पॉपुलेशन, ऑप्शन डी सैंपल, ऑप्शन सी सैम्पलिंग यूनिट, ऑप्शन डी नन। तो अगर आपसे एक सबसेट ऑफ मेजरमेंट लेते हैं, मैंने आपको कहा था ना कि एक क्लास में आप सर चले ये गए। सैंपल होगा ये फिर? यस बिल्कुल, गुड, एक्सेलेंट, ठीक है, दिस इज द सैंपल, क्योंकि आपने एक सैंपल ले लिया, वो पॉपुलेशन था आपके पास, और उस पॉपुलेशन से आपने जब सबसेट ले लिया, दिस इज क्या, सैंपल। गुड, एक्सेलेंट, ठीक है। दूसरा, all of the following are example of qualitative data except। एक्सेप्ट, जी। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा में क्या डिफरेंसेस हैं? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी, उसमें क्वालिटेटिव? क्वालिटी, हाँ सर गुड। क्वालिटी जो है उसमें हम पेन स्केल को कह सकते हैं कि पेन कितनी माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। ओके, और क्वांटिटी में हम कह सकते हैं जैसे डिजिट्स में आ जाएगा कि 1 2 3 इस तरह से। तो अभी इसमें आपके पास क्वालिटेटिव डेटा कौन सा है? कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव एक्सेप्ट वन। 3 क्वालिटेटिव है, 1 क्वांटिटेटिव है। सर मेरे हाथ से एक जो सर है वो सोशो इकोनॉमी, हाँ, सोशल इकोनॉमिकल सर बी। क्वालिटेटिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि सोशल इकोनॉमिकल जब हम देखते हैं तो वो हम काउंट्स ऑफ नंबर 20,000 30,000 40,000 रुपीज की बात करते हैं। एज एक्स एंड एजुकेशन जो है वो हम लोग
उसमें भी कर देते हैं। लेकिन इसमें मैं आपके साथ अभी की शेयर करूंगा, उसमें कीज में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं। अब सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस में हम ये भी कहते हैं पुअर हैं, तो वो नहीं आ जाता, ठीक है। अब अगर आप एज सर को मेरे ख्याल देखेंगे, से इसमें एज आएगा। एज ही आ रहा है, ठीक है, अभी आ जाएगा। अच्छा, चले अब तीसरे पे चले, फिर मैं आपके साथ इसकी की शेयर कर लेता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। आप लोग जरा चले, फिर आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा ये लास्ट में। जी, तीसरे नंबर पे चले। following are the example of quantitative data except हाँ जी, अब यहाँ देखिए 3 जेंडर, क्वांटिटेटिव हैं और एक जो है सर वो इसका जेंडर आएगा, यस जेंडर है। सर जेंडर। जेंडर, जेंडर। बिल्कुल 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 जेंडर ही है, ठीक है। अच्छा, अब सिनेरियोस में आपको दी है और 4 से 6 तक जो है उसके ऊपर एमसीक्यू है। तो इसी तरह आपके पेपर में भी अक्सर सिनेरियोस देते हैं और आपके पास एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जरा पढ़े कोई और, जिससे पहले पढ़े इसके सर बाद वाले मैं पढ़े। पढ़ूं स्माइला। जी जी बिल्कुल पढ़े। A survey was conducted by second year BSN students to investigate the current situation of nursing profession in Pakistan. Some of the variables were gender, level of education, ethnicity and place, domicile, age, marital status, and employment status. गुड, ठीक Question है। number 4 and 6 are related to about scenario. Number 4. The appropriate graph to display marital status, married, unmarried, divorced is frequency polygon, scatter plot, pie chart, histogram. अच्छा, अब आपने ये चारों पढ़े हैं, अगर आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी आपने पढ़ा है, स्कैटर्ड प्लॉट भी पढ़ा है, पाई चार्ट भी पढ़ा है, हिस्टोग्राम भी। कोई इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा करेगा कि क्या क्या चीजें थी जब आप डेटा प्रेजेंटेशन में गए थे? यूनिट नंबर 2 डेटा प्रेजेंटेशन है आई थिंक आपका, उसमें आप लोगों ने ये चीज जरा पढ़ी आई थिंक कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक होता है, एक स्कैटर्ड प्लॉट होता है, एक पाई चार्ट होता है, एक हिस्टोग्राम होता है। सर ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा को करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए होते हैं यूज। इसमें से कुछ में जो है ना वो क्वालिटेटिव डेटा को